हेलो एवरीवन। आज वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग वाला चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं और यू कैन से कंप्लीट चैप्टर्स का जो है मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, फुल कंसेप्चुअल रिवीजन। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। यूनिट नंबर 5 के अंदर मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर्स हमें पढ़ना है हम लोगों को, जिसके अंदर मनी वाला हम लोगों ने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। मनी वाला चैप्टर्स बैंकिंग के अंदर वी हैव टू स्टडी एक तो सेंट्रल बैंक का मीनिंग एंड फंक्शन एंड थर्ड है कमर्शियल बैंक का मीनिंग एंड फंक्शन। तो सिर्फ मीनिंग और फंक्शन ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग और फंक्शंस पढ़ना है आपको। तो आ जाओ जी। तो बैंकिंग वाले चैप्टर्स में मैंने टोटल 6 टॉपिक्स बनाए हुए हैं। एक तो कमर्शियल बैंक का मीनिंग, फिर उसके फंक्शंस, इसके अलावा एक है क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन ऑल्सो नोन एज मनी क्रिएशन, ये भी एक तरीके से फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक ही होता है। और फोर्थ है क्या, सेंट्रल बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, ये आप जो है छोड़ के भी जा सकते हो, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई बताया हुआ है, तो एक छोड़ना नहीं है, इसे भी आप पढ़ के जाओ, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो बेसिकली व्हाट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को ही हम लोग आरबीआई बोलते हैं। तो हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो कौन है, आरबीआई ही, याद रख लेना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही सेंट्रल बैंक बोलते हैं। और दूसरे देश का अलग अलग इकोनॉमी का अलग अलग देश का सेंट्रल बैंक अलग अलग उनका नाम होता है। तो आइए जरा स्टार्ट करें। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का बैंकिंग। बैंकिंग का मीनिंग आना नहीं, मैंने लिख दिया है, बेकार है, आप खुद पढ़ लेना। नाउ सबसे पहली बात करें कमर्शियल बैंक का मतलब। तो कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं? तो कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है पब्लिक से और पब्लिक को लोन देता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है पीपल को, इंसान को, पब्लिक को, इंडिविजुअल को, जो मर्जी बोलो, कंपनी को भी देता है। तो सिंपल, पीपल को वो बैंक जो इंसान से, पब्लिक से क्या करे, एक्सेप्ट करे डिपॉजिट और उसको लोन भी दे, तो उसे हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। सर एग्जांपल बताओ। तो भाई जितने भी आपके आसपास बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक, पीएनबी, सर ये तो सरकारी बैंक है क्या, प्राइवेट भी, एक्सिस बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, और जितनी भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जो पब्लिक से डील करते हो, वो सारे के सारे क्या हैं, आपका कमर्शियल बैंक है। वो आप जाके अपना अकाउंट ओपन कराओगे, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, तो आपने पैसे डिपॉजिट करा तो बैंक ने एक्सेप्ट करा, और अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लोन भी देगा। लोन को लेंडिंग मनी भी बोलते हैं, ठीक है, या एडवांसिंग लोन्स भी बोलते हैं। तो उसे हम लोग कमर्शियल बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आपके लिए आसान है भाई, आपने 12th क्लास में तो पढ़ा है, तो इसलिए मैं फास्ट तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ आपको। तो आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा हुआ है। नाउ सेकंड इज कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। तो सेकंड पॉइंट है कमर्शियल बैंक का फंक्शन। तो कौन कौन, इसमें भी एक है प्राइमरी फंक्शन, एक है सेकेंडरी फंक्शन। तो 2 फंक्शन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन किसी भी टाइप का बना सकता है। वो प्राइमरी फंक्शंस के बेस पे भी बना सकता है, कि वो पूछ देगा कि भाई इसमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन है, और ऑप्शन ये भी दे देगा। तो एजेंसी और यूटिलिटी फंक्शन आज सेकेंडरी फंक्शन, नॉट प्राइमरी फंक्शन। ओके, तो प्राइमरी फंक्शन मेन 2 ही होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लेंडिंग मनी या एडवांसिंग लोन्स या ग्रांटिंग लोन्स, एक ही बात है। मतलब पैसे एक्सेप्ट करना एज अ डिपॉजिट्स और लोगों को लोन देना, एडवांस देना। तो एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, तो 4 टाइप के, सेविंग, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मतलब 4 टाइप के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं या 4 टाइप के अकाउंट होते हैं बैंक में, जिसके थ्रू बैंक जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। हम लोग अब मान के चलेंगे हम लोग बैंक है, तो बैंक जो है क्या करता है, पब्लिक से एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट। तो चार टाइप के डिपॉजिट करने के क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं। नंबर 1 सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, वो नॉर्मली उसके अंदर क्या होता है, आपको ब्याज बहुत ही कम मिलता है, इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलता है, और ये इंडिविजुअल लोग बैंक के साथ सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन जब करंट अकाउंट की बात करूं, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट या करंट डिपॉजिट अकाउंट, ये बिजनेस वाले लोग होते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है। क्योंकि देखो सेविंग अकाउंट क्या हो ना, इंडिविजुअल लोग क्या होगा, सैलरी वैली कमाता है या जो भी आमदनी वगैरह होती, तो हर महीने कुछ पैसे वो जमा कर देता है, कुछ पैसे विथड्रॉ कर लेता है जब ज़रूरत होता है, और उसको उस पर इंटरेस्ट मिलता है बहुत ही कम, 3%, 4%, इस रेट से मिलता है। और जो करंट डिपॉजिट होता है वो बिजनेस वाले लोग होते हैं, क्योंकि बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं, एक दिन में उनको कई सारे ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं, लाखों का, करोड़ों का, जिस टाइप का बिजनेस हो, तुरंत पैसे निकाले तुरंत जमा करें, तुरंत निकाले तुरंत जमा करें। लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या होता है, लिमिटेशंस होती, आप एक बार में एटीएम से 20,000 40,000 से ज़्यादा विथड्रॉ नहीं कर सकते। ज़्यादा करना है तो चेकबुक लगाओ, बैंक में जाओ। इसके अलावा डिपॉजिट भी करना है तो उसमें लिमिटेशंस हैं, ठीक है जी। तो विथड्रॉल की और डिपॉजिट की लिमिटेशंस होती, लेकिन करंट अकाउंट में कोई लिमिटेशन नहीं, जब दिल करे जितना करोड़ मर्जी डिपॉजिट कर लो, जितना आप क्या कर लो, विथड्रॉ कर लो। लेकिन करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है।
इंटरेस्ट पब्लिक को मिलता है, बैंक देती है, लेकिन करेंट अकाउंट में बैंक जो है पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं देती है। उसके अलावा एक है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जब एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित टाइम के लिए, 5 साल, 10 साल, 6 साल, ठीक है जी, तो आप जो है 1 लाख रुपए ले गए बैंक में, आपने 5 साल के लिए जमा कर दिया कि साहब मेरा FD कर दो, फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट। तो 5 साल के पहले आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आजकल बैंक ने सुविधा दिया हुआ कि भाई अगर आपको ज़रूरत है, आप पहले निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तो उस पर हम कुछ पैसे काट लेंगे। आपको जो इंटरेस्ट देता था ना, उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम ही मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पूरा प्रॉपर 5 साल डिपॉजिट कर दोगे तो इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट FD पे मिलता है, 6%, 7%, 8% इस टाइप से मिलता है। सीनियर सिटीजन को और ज़्यादा मिलता है इंटरेस्ट, तो FD वाले पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, फिर उससे थोड़ा सा कम मिलता है रिकरिंग डिपॉजिट पे, और फिर सबसे कम मिलता है सेविंग अकाउंट पे। तो नेक्स्ट है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है ना, जब आप देखो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, इकट्ठा आपने एक बार 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए जमा करा दिया 5 साल, 6 साल, 2 साल के लिए। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट होता है क्या, कि हर महीने आपके अकाउंट से 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-500, 100-100 रुपये, जितने मर्जी आप उतने क्या कर सकते हो, आप उसको FD की तरह कन्वर्ट करा सकते हो डिपॉजिट के अंदर। तो रिकरिंग का मतलब रिकरिंग का मतलब बार बार, और डिपॉजिट का मतलब जस्ट लाइक FD की तरह। तो जैसे आपने 1 साल के लिए अकाउंट खुलाया, आपने बैंक को बोला, बैंक जी मेरा क्या करना, मेरे सेविंग अकाउंट से हर महीने 1000 रुपये आप काटते रहना और उसको डिपॉजिट में कर देना, रिकरिंग डिपॉजिट कर देना 12 महीने तक। तो मान लो 12 महीने तक आपके सेविंग अकाउंट से 2-2 हज़ार रुपये हर महीने काटेगा, और 12 महीने के बाद 24,000 हुए प्लस उस पर इंटरेस्ट। तो सर रिकरिंग डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट का क्या फ़ायदा हुआ, तो सेविंग अकाउंट में 3 से 4% में आपको ब्याज मिलेगा, रिकरिंग डिपॉजिट मान लो 6-7% FD के बराबर होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, करेक्ट, थोड़ा बहुत कम होता है, और जो FD का है उसका सबसे ज़्यादा ब्याज होता है, ठीक है, इंटरेस्ट। तो 4 टाइप के आपके अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शंस क्या था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब जो है बैंक क्या करेगा, लोन भी देगा। तो लोन कई टाइप के, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ सेविंग। तो ये आपका सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी कह रहा हूँ, प्राइमरी फंक्शन में सेकेंड फंक्शन होता है एडवांसिंग लोन्स और लेंडिंग मनी बाय कमर्शियल बैंक टू पब्लिक। तो पब्लिक को कई बार जो है पर्सनल लोन दे दिया, होम लोन दे दिया, कार लोन दे दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी बैंक देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आप अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है तो भी आप विथड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा करंट वाले में ऐसा तो काफ़ी होता है बिजनेस वालों के लिए। उसके अलावा आपको कैश क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी देती है, आपके पास बैंक में पैसे नहीं, कार्ड है, आप स्वैप करो, फिर बाद में 1 महीने बाद बिल आएगा, फिर आप जमा कर देना उतने पैसे। और लोन्स तो कई टाइप के लोन आपको बता दिया, कार लोन, होम लोन, बाइक लोन, किसी भी टाइप का लोन ले लो, पर्सनल लोन, सब लोन में कवर होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, अकाउंट में आपने पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज, जब आप ड्रॉ करते हो तो उसको बैंक से आप डिस्काउंट करा सकते हो। तो ये भी आपका क्या है, प्राइमरी फंक्शन के अंदर आ गया। नेक्स्ट है क्या आपका, नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी में होता है एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स, एक जगह से दूसरे जगह पैसे को ट्रांसफर करना, भेजना। इसके अलावा होता है पीरियोडिकल पेमेंट। अगर मान लो आपने बैंक को बोल दिया कि भाई LIC का बिल जाएगा, हर महीने काटते रहना, बिजली का बिल आएगा हर महीने अपने आप काट देना जितना भी आएगा, मेरा गैस सिलेंडर का बिल आएगा काट देना जी, जो मोबाइल का पोस्ट पेड प्लान है उसकी बिल भी मेरे सेविंग अकाउंट से करते रहना। जो आज की डेट में जो आपने सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जो OTT प्लेटफॉर्म का आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मान लो हॉटस्टार का, नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का, तो उसमें क्या होता है ना कि एक बार आप डिटेल अकाउंट का डाल दोगे तो जैसे जैसे हर महीने या ईयरली जो सब्सक्रिप्शन है आपका, ऑटोमेटिकली बैंक जो है, आपने उसको ऑर्डर दे दिया है तो बैंक आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में से उतने पैसे कट जाते हैं। तो उसे बोलते हैं क्या, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर एजेंसी फंक्शन। तो एज अ एजेंट बैंक जो है आपके बिहाफ पे काम करता है, आपके अकाउंट से पैसे काट के उसने नेटफ्लिक्स वाले को दे दिया। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पीरियोडिक पेमेंट्स, फिर होता है कलेक्शन ऑफ चेक, आपके बिहाफ पे चेक वगैरह कलेक्शंस करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना। ये आपको पोर्टफोलियो का मतलब अभी नहीं पढ़ना, जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे आपको पोर्टफोलियो, जो शेयर्स वगैरह का ट्रेडिंग करते हो ना, उसमें आता है पोर्टफोलियो। फिर है पीरियोडिकल कलेक्शंस। उसके अलावा क्या है, अदर एजेंसी फंक्शंस, और भी कई टाइप के काम होते हैं। यूटिलिटी फंक्शन में जैसे ड्राफ्ट, लॉकर फैसिलिटी, अंडरराइटर शेयर्स वगैरह जो पढ़ते हैं ना, उसमें अंडरराइटर वाले काम भी RBI कमर्शियल बैंक करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाना और यूटिलिटी फंक्शन। तो इसमें याद रखना लॉकर वगैरह की जो फैसिलिटी होती है बैंक को, कई बैंक जो है लॉकर फैसिलिटी देती है। आप बैंक में जाके लॉकर अकाउंट खुला लो, उसके कुछ चार्जेस काटते हो, उसमें आप अपना इंपॉर्टेंट सामान लोग जो है वहाँ पे सेव करके रखते हैं। उनको डर रहता है कि भाई कहीं मेरे घर पे चोरी वोरी ना हो जाए। तो दीज आर नोन एज व्हाट, बेसिकली फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो मेन 4 फंक्शंस हैं और इसको कैटेगराइज किया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो 2 प्राइमरी और 2
सेकेंडरी फंक्शन है। ये मैंने सारे आपको यहाँ से पढ़ा दिया, यहाँ से अब पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है आपका कौन सा, देखो जनरल यूटिलिटी में लॉकर फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी, अंडर राइटर, इशू ऑफ गिफ्ट चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब किस में आता है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आता है। उसके बाद बात करूँ बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, इन सब का मीनिंग यहाँ पे बताया हुआ है, आप पढ़ लेना। बिल ऑफ एक्सचेंज ये एजेंसी फंक्शन में आता है, सेकेंडरी फंक्शन में आता है। एडवांसिंग लोन तो ऑलरेडी बता दिया, कई टाइप के लोन होते हैं। नेक्स्ट आता जी, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है ना वो क्रेडिट क्रिएशन भी करता है और मनी क्रिएशन भी करता है, क्रेडिट क्रिएशन भी करता है और मनी क्रिएशन भी करता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, ये कोई मिस्टर ए है, ये कोई मिस्टर ए है, मान लो ए के पास कहीं से 1000 रुपये आ गया, ए के पास 1000 रुपये आ गया, यानी आरबीआई ने, मान लो आरबीआई ने क्या किया, नोट 1000 रुपये का छापा, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, और ए को दे दिया कि ये ले 1000 रुपये, अब तो अपना बिजनेस काम धाम कर, चाहे लोन के तौर पे या कैसे भी दे दिया आरबीआई ने। अब ए क्या करेगा, ए ने क्या किया, हमने एज्यूम करा, इसमें भी कई सारे सिचुएशन होते हैं, जब ग्रेजुएशन में आओगे ना तो 2 बैंक, मोर देन 2 बैंक ये पढ़ना है। हमने यहाँ माना हुआ है एक ही बैंक, पूरी इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक जो है एक ही बैंक है। अगर तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पे देखो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये सब चीज़ें बहुत डीप में होता है, जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना भाई, और भी बहुत सारे चीज़ें पढ़नी होती है, इसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहना था। अभी तो जो भी आप डिमांड सप्लाई सब जो पढ़ रहे हो ना, वो छोटे छोटे स्तर पे पढ़ना है आपको, उसमें भी बहुत टाइप के आ जाते हैं, ग्राफ, डायग्राम्स, इक्वेशंस, ये सब बनाने आपको ग्रेजुएशन में जाओगे। बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स करोगे तो और ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना होगा। खैर वहाँ पे नहीं जाते हैं, वापस आते हैं, लौट के देखो। तो जितना आपको क्लास 12 में पढ़ना है उसी पे हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि मिस्टर ए है, अब ए ने क्या किया, उस 1000 रुपये को किसी बैंक में उसने डिपॉजिट कर दिया, उसने इनिशियल डिपॉजिट कर दिया, दैट्स कॉल्ड इनिशियल डिपॉजिट, पहली बार उसने डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक जो है उस 1000 रुपये को क्या करेगा जरा बताओ, बैंक का क्या काम होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करो और किसी और को लोन दो। तो उस 1000 रुपये को क्या करेगा, वो बी को लोन दे देगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे चलो डायग्राम से समझा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक डायग्राम बना दो। ये है मान लो कोई बैंक, ठीक है, ये था मिस्टर ए तो यहीं पे, ये मिस्टर ए है। ए ने इस पीएनबी बैंक में अपना 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, अपना 1000 रुपये जमा करा दिया। अब उस 1000 रुपये का पीएनबी बैंक क्या करेगी भाई साहब, उस 1000 रुपये का पीएनबी मिस्टर बी को लोन देगी ना, मिस्टर बी को कहेगी भाई लोन ले जा, अपने पास थोड़े पैसे रखती, ये बी लोन लेने आया तो इसको लोन दे दिया और इससे डिपॉजिट उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब होता यूँ है, देखो ए से ये जो 1000 रुपये इसने एक्सेप्ट करा है, अब ए को इस पर मान लो सेविंग अकाउंट खुलाया तो 3% ब्याज देगा, 3% इंटरेस्ट देगा। अब इसने बी को एज अ लोन दे दिया और बी से कितने हैं, मान लो बी से कह रहा है 12% ब्याज पे इसने लोन दिया इसको, बी से ये रिकवर करेगा 12% और ए को कितना देगा, सिर्फ और सिर्फ 3%। पैसा बैंक का नहीं है, पब्लिक का ही। ए का पैसा लिया, इसको 3% दिया और इसी का पैसा बी को दे दिया और इससे 12% क्या कर लिया, उसने वसूल कर लिया। तो ये 12% और 3% का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की आमदनी होती है। इसी से बैंक ऑफिसेज वगैरह का खर्चा, जो बैंकिंग के जो स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी इसी से दिया जाता है। तो समझ जाओ कितनी आमदनी होती होगी। नाउ नेक्स्ट है कि आपका मेन जो समझने वाली बात है वो समझो। देखो अगर ए से 1000 रुपये इसने लिया है तो क्या ये बी को 1000 रुपये पूरा का पूरा लोन देगा? नहीं, आंसर इज नो, पूरा 1000 रुपये नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसने लोन दे दिया 2 मंथ्स के लिए और ये तो सेविंग अकाउंट खुला रखा था, अब ये कल को ही अपना पैसा वापस लेने आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसके पास तो एक भी पैसा नहीं रहेगा क्योंकि इसने तो दे रखा है किसको, बी को लोन। तो फिर क्या करेगा, ये केस कर सकता है ए और बैंक डूब सकती है। तो इस केस में आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने बोल रखा है देख भाई, अब एक इंसान तो डिपॉजिट कराने आएगा नहीं, बहुत सारे आते हैं। अब बहुत सारे आते हैं तो हर कोई पैसे वापस भी नहीं करता, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है फ्यूचर में, कभी भी आ जाएगा। तो मैं आरबीआई, मैं तेरी हेल्प करूँगी, लेकिन इसके लिए तेरे को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मानने हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? देखो, जितना भी तेरे पास डिपॉजिट आएगा ना, वो सारे पैसे लोन मत देना, उसका कुछ परसेंटेज तू अपने पास रख लेना, अपने पास स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो के फॉर्मेट में रख लेना, और कुछ पैसे मैं हूँ आरबीआई, कुछ पैसे मेरे पास जमा करा देना, जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। सर एक काम करो, आप जो है इसको थोड़ा सा बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताओ। ये लो, देखो ये जो है, ये है आपका कौन, ये है पीएनबी, और ये जो था ये है मिस्टर ए, ये पहला कस्टमर है, 1000 रुपये इसने डिपॉजिट कराए। अब इसको जो है, ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर बी, और यहाँ पे है मान लो ये है आरबीआई, ये है आरबीआई। अब आरबीआई ने क्या बोला, देखो ये जो ए ने 1000 रुपये दिया है ना, तो ये इसने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया, और ये जो बी को लोन देगा ना, लोन,
बी को आरबी ने कहा देख पूरा लोन मत देना, इसका कुछ परसेंटेज अपने पास रख, अपने पास कुछ परसेंटेज रिजर्व में बना के रख, इसे बोलते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। और कुछ परसेंटेज ये जो इनिशियल डिपॉजिट आया है तेरे पास 1000 रुपये, इसका कुछ परसेंट अपने पास रख और कुछ परसेंटेज मेरे को दे दे, इसे बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। जनरली कैश रिजर्व रेशो 5% होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो 20% के आसपास होता है। नॉर्मली बता रहा हूँ 16, 17, 17.5 कुछ भी हो सकता है, और कैश रिजर्व रेशो 5, 4.5, 4.25 कुछ भी हो सकता है। ये करंट आप गूगल पे जाके देख लोगे, उतना मैं नहीं बता रहा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्या इसका कितना परसेंट। तो मान लो आरबी ने कहा 20% अपने पास रखना, तो 1000 का 20% 200, और 5% मेरे पास रखना 50 रुपये। तो टोटल कितने हो गए, ये 20 और 5 दोनों मिला के 20 + 5 दोनों मिला के 25% होते हैं। तो 25% यानी कि 250। तो SLR + CRR, तो इन दोनों को हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो, लिक्विडिटी कह रहा हूँ, लीगल रिजर्व रेशो। तो यानी कि इनिशियल डिपॉजिट्स का जितना लीगल रिजर्व रेशो होता है 25%, उतना पैसे अपने पास, यानी लीगल रिजर्व रेशो उतने परसेंट काट के, और बाकी परसेंट ही जो है वो लोन दे सकता है बी को। तो 750 रुपये ही लोन दे सकता है। फिर से फर्दर बी क्या करेगा, सेम प्रोसेस दोहराएगा। ये भी दोबारा से मान लो अगर इसने एक अकाउंट खुलाया दोबारा से, तो अब इसके पास बी से कितना है 750। फिर इस 750 को क्या करेगा, मिस्टर सी को देगा। तो सी को 750 देगा नहीं, फिर से 750 का 25% रिजर्व में रख लेगा। 25% जितना भी आप निकाल लो, और बाकी के 75% ही सी को दे पाएगा, ठीक है जी, 750 का। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। अब सुनो इससे क्या होता है, देखो। तो सेम मैंने यहाँ पे ये टेबल ये हटा दो, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी आपने पढ़ भी रखा होगा क्लास 12th में। तो सुनो, तो ए ने 1000 रुपये जमा करा बैंक में, तो बैंक का लीगल रिजर्व रेशो यहाँ पे मान लो इसने 20% दिया हुआ है, हम लोगों ने 25 माना था। ये लीगल रिजर्व रेशो है, LRR कहते हैं इसे, LRR। ये टोटल मिला के कैश रिजर्व और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो दोनों मिला के तो 20% है। तो 20% है तो मान लो 1000 का 20% इसने रख लिया, बाकी 800 लोन दे दिया बी को। फिर से बी ने क्या किया, पर्सन बी ने फिर से अकाउंट में डिपॉजिट कराया वो सेम बैंक में 800 रुपये। अब इस बी का जो पैसा है वो फिर से बैंक क्या करेगा, इसमें से 20% 160 काट लेगा, और बाकी के पैसे ये एज अ लोन देगा। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, डिपॉजिट क्रिएट हो रहा है 640। फिर 640 जो है 20% काटा, और ये 80% उसने लोन दे दिया दूसरे किसी पर्सन को, सी को। फिर सी ने डिपॉजिट करा, तो डी के पास जो है, ये डी के पास लोन मिला, तो डी ने डिपॉजिट करा, इसमें से कुछ पैसे रखे और बाकी ये आगे ई को दे दिया। वैसे ही चलता रहेगा। तो ये जो प्राइमरी डिपॉजिट है ये 5000 हुआ, कैश रिजर्व जो है ये 1000 हुआ, क्रेडिट क्रिएशन कितना 4000। अब सुनो, एक्चुअली में जो फर्स्ट वाला पर्सन था, इसी के पास थे ना नोट, इसी के पास आरबीआई ने सबसे पहले मान लो, या इसने आमदनी कमाया था कहीं से 1000 रुपये का, इसी के पास 1000 रुपये उसने बैंक में जमा करा था। वही 1000 रुपये ही तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होके कितने बन गए, 5000 बन गए। और जिसमें 1000 रिजर्व में पड़ा हुआ है और 4000 क्या हो गया है, आगे क्रिएट हो गया। तो जो अब सुनो, इसमें हुआ यूँ, जो इनिशियल डिपॉजिट था वो कितना था 1000 रुपये, और मनी क्रिएट कितना हुआ है, आप कितना कह सकते हो, 4 या 5। तो टोटल यहाँ पे ये 5 हो गया प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब सुनना, इसमें लीगल रिजर्व रेशो कितना है 20%। तो इसका ना एक फार्मूला बन जाता है, देखो कैश रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो। अब देखो यहाँ पे ये फार्मूला ये बनता है, यहाँ पे आओ, तो एक फार्मूला ये अच्छे से याद रख लो, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू होता है 1/LRR। 1/LRR, मनी को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि LRR इज 20%, अगर LRR 20%, जो अभी ऊपर में एग्जांपल लिया था 20% बोलो या 0.2 बोलो, एक ही बात है। क्यों सर, 20/100 बोलोगे तो 0.20 ही हो जाएगा। तो अगर मुझे मनी मल्टीप्लायर निकालना है, जिसको शॉर्ट में MN भी कहते हैं, MM, तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR। तो ज़रा बताना लीगल रिजर्व रेशो कितना है, 0.20 या 20%, जो मर्जी बोलो, या 1/20% भी बोल सकते हो। तो ये कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। इसको टाइम्स में लिखते हैं। तो जितना भी इनिशियल डिपॉजिट करोगे वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके क्रिएट हो जाएगा मनी। तो मेरा 1000 रुपये का डिपॉजिट था, तो इनटू मनी मल्टीप्लायर, तो यानी कि 5000 इस तरीके से बना। तो ये जो दिख रहा है, ये 1000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट डाला था ना, वो 5000 हमारा मार्केट में सप्लाई मनी क्रिएट हो गया अपने आप। है 1000 रुपये ही,
लेकिन ए कहेगा मेरे 1000 रुपये बैंक में जमा है, बी कहेगा मेरे भी जो है 800 रुपये जमा है, सी कहेगा मेरे भी 640 जमा है, डी कहेगा मेरे भी 512। वैसे ही हर कोई कहेगा मेरे पैसे जमा है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में देखो तो वो है 1000 ही रुपये। चाहे 100 रुपये का नोट हो, 500 का, उससे कोई मतलब नहीं है, तो मार्केट में 1000 ही रुपये, लेकिन वो सभी लोगों के पास है, क्रिएट हो रखा है। 1000 रुपये कितना क्रिएट हो गया, 5000 के बराबर है इकोनॉमी में। तो अब सुनो, ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में काम आता है, आरबीआई का टूल होता है हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो ये जो लीगल रिजर्व रेशो है, अगर मान लो ये जो मनी मल्टीप्लायर है ये 5 से 6 हो जाए तो 1000 रुपये 6000 बन जाएगा, 7 होगा तो 1000 रुपये 7 बन जाएगा। तो सुनना जरा, यहाँ पे अगर मैं मनी मल्टीप्लायर बोलूँ ना तो 1/LRR होता है, तो 1/20 से डिवाइड करा तो 5 आया, अगर 25 से डिवाइड कर दो 25% से तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा, अगर आप 1/50% से कर दोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब अगर आप ये जो है ना लीगल रिजर्व रेशो जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे मनी मल्टीप्लाई उतना कम होगा। अपोजिट रिलेशन होता है। अपोजिट रिलेशन क्या होता है, अगर लीगल रिजर्व रेशो इंक्रीज होता है तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होता है, और लीगल रिजर्व रेशो डिक्रीज होएगा तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशन है। तो कहने का मतलब क्या है, इनिशियल डिपॉजिट तो 1000 होगा, 2000 जो भी होगा। क्वेश्चन इस टाइप से एमसीक्यू आएगा, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। समझा रहा हूँ मैं आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। तो अगर मान लो सिंपल समझना कि लीगल रिजर्व रेशो जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो मनी मल्टीप्लायर कम होएगा, और लीगल रिजर्व रेशो डिक्रीज करोगे तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। एक तो हो गया पहला एमसीक्यू। दूसरा क्या है, एक एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 भी करा दे रहा हूँ। इसमें बोला है 1000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट है, और इस बार हमने लीगल रिजर्व रेशो जानबूझ के 12.5% दिया है। तो आप क्या करोगे, इसको 2 तरीके से करा दे रहा हूँ। देखो, हमें निकालना है टोटल डिपॉजिट्स, टोटल मनी क्रिएशन, डिपॉजिट कह रहा हूँ, टोटल मनी क्रिएशन। तो टोटल मनी क्रिएशन कैसे निकलेगा, तो इसके लिए फार्मूला आप लिख लेना क्या, ये तो ऊपर में मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला था, लेकिन जब मैं टोटल मनी क्रिएशन की बात करूं तो इसका फार्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर, ऑल्सो नोन एज इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। क्यों? क्योंकि सर मनी मल्टीप्लायर का मतलब 1/LRR ही तो होता है। तो 1000 रुपये आपका क्या है, इनिशियल डिपॉजिट्स, और लीगल रिजर्व रेशो क्या है 1/12.5% बोलो या 0.125, एक ही बात है। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, तो 1000 इंटू, जब आप 1/12 करते हो, 25 का मतलब 5 होता है, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 10 टाइम्स होएगा, 10 टाइम्स 10, तो ये आपका टोटल 10,000 रुपये क्रिएट हो गया। आपने इनिशियल मार्केट में 1000 रुपये ही इनिशियल करके दिया, मार्केट में 1000 रुपये ही इशू करा, आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये मार्केट में इशू करा, लेकिन वो LRR 12.5% होने की वजह से इकोनॉमी के अंदर वो 10,000 रुपये के बराबर है। तो देखो, होता यूँ है ना, जब इन्फ्लेशन होता है ना तो लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा होता है, तो आरबीआई क्या करती है, इस रेशो को कम कर देती है, डिक्रीज कह रहा हूँ, ये इस रेशो को LRR को इंक्रीज कर देती है, तो जिससे मनी मल्टीप्लायर कम होता है। करेक्ट करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब इन्फ्लेशन होता है, आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज, शॉर्टकट ये होता है। तो अगर इन्फ्लेशन सिचुएशन होता है ना तो आरबीआई क्या करता है, LRR ये जो रेशो है ना, रेट है, वो इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर कम होता है। तो 1000 रुपये जो है, अगर 12.12% की वजह से 10,000 है, अब इसको कम करना है, मार्केट में मनी क्रिएशन कम करना है, तो इसको 25% कर दिया LRR को, तो उससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स हुआ, तो 1000 इंटू 5 5000 हुआ। तो इस टाइप से जो है क्या करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में सीधा उल्टा होता है। तो आपको मनी मल्टीप्लायर बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ जी, सेंट्रल बैंक की बात करते हैं अब हम लोग। सेंट्रल बैंक की बात करते हैं। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है, दी सेंट्रल बैंक इज अ सिस्टम, बेसिकली सेंट्रल बैंक इज अपेक्स इंस्टीट्यूशंस इन दैट इकोनॉमी, और सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक को आरबीआई कहते हैं, यूएस के सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व सिस्टम कहा जाता है, यूके यूनाइटेड किंगडम के सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। वैसे ही सभी देशों का अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है, और वो सेंट्रल बैंक क्या करता है, करेंसी इशू करता है उस देश का। तो हमारे यहाँ आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेंसी को इशू करता है, एक्सेप्ट कॉइन्स। तो
तो जो कॉइन्स होता है ना वो आरबीआई नहीं करता, इससे भी एमसीक्यू आएगा, ध्यान रख लेना। सारे नोट जो है आरबीआई इशू करती है, एक्सेप्ट 1 रुपये के कॉइन जो होते हैं ना, 1 रुपये वाले जो कॉइन होता है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे लिख दिया मैंने, याद रख लेना। तो सारे नोट्स और कॉइन जो है आरबीआई ही इशू करती है, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ कॉइन्स। तो जो 1 रुपये का कॉइन, सर 5 रुपये का कॉइन कौन इशू करेगा, ध्यान रख लेना, 5 रुपये का जो कॉइन है, कॉइन वो तो आरबीआई इशू करेगा, 10 रुपये वाला भी, लेकिन जो 1 रुपये वाला सिक्का होता है ना, 1 रुपये वाला कॉइन, वो आरबीआई इशू नहीं करता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब सर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन होता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कई सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्रालय, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ बजट ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, बजट वाला चैप्टर्स में पढ़ना है। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी अभी की जो करंट में है श्रीमती निर्मला सीताराम जी हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो देखते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री देश का जो है वही बेसिकली 1 रुपये का कॉइन जो है चलता है। वो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर बदलते रहते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री एक ही है, वो हमेशा रहेगा, सरकार किसी की भी आए। तो 1 रुपये वाले कॉइन जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होता है, वो इशू जारी करती है। इसके अलावा जो जी, तो बैंक, सेंट्रल बैंक का मीनिंग बता दिया, सेंट्रल बैंक जो कंट्रोल करे, रेगुलेट करे मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम को, और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। अब सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, एक है करेंसी अथॉरिटी या इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू बैंकर, और कंट्रोलर ऑफ मॉनेटरी एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट, तो यही है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। फिर एक है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और भी कई सारे फंक्शन होते हैं, मेन 4-5 ही आपको पढ़ने, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन होता है, मनी सप्लाई का कंट्रोलर होता है, बैंकर का बैंक होता है, और गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, और साथ में करेंसी कौन इशू करता है, तो सेंट्रल बैंक ही इशू करता है। तो ये है आपके कौन कौन से फंक्शन, इसके अंदर से आ जाओ, पढ़ते चले जाओ। तो सबसे पहले बता दिया बैंक इशू, तो जो भी सेंट्रल बैंक होता है वही क्या करता है, करेंसी एंड कॉइन इशू करेगा, सिर्फ 1 रुपये वाले कॉइन को छोड़कर। 1 रुपये वाले कॉइन कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारे इंडिया में। बैंकर्स एजेंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो क्योंकि सरकार जो आप सुनते हो, सरकार ने पुल बना दिए, सरकार ने जो है फ्री में वैक्सीन लगवा दिए, सरकार ने फ्री में पैसे बांट दिए, सरकार ने जो है रोडवे बना दिया, रेल बना दिया, सरकार जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देती है। तो ये सब पैसे कहाँ से आते हैं, सरकार का मतलब सरकार के पास पैसे कहाँ से आता है, तो सरकार के पास टैक्सेस और फीस फाइन्स के थ्रू पैसे आता है। वो कहाँ पे रहता है, वो सेंट्रल बैंक के पास रहता है। और जब सरकार खर्चा कर रही है तो सेंट्रल बैंक जो बेसिकली पैसे दे रहा है। तो सेंट्रल बैंक किसका बैंक है, सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। गवर्नमेंट का बैंक कौन, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। नेक्स्ट है बैंकर्स टू दी बैंक, अपेक्स इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं इसको। अपेक्स का मतलब सबसे बड़ा बैंक, दादाजी से। आरबीआई क्या है, सबसे बड़े बैंक है, एकदम सबका दादा है, समझ रहे हो। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस सेंट्रल बैंक का फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जब मुसीबत आती है ना तो कॉमर्शियल बैंक को हेल्प कौन करता है, आरबीआई ही करता है। जब यस बैंक का भी डूबने वाला था तो आरबीआई ने हेल्प करा उसको, ठीक है जी। तो इसलिए बैंकर्स टू दी बैंक भी होता है, सबका सबसे बड़ा बैंक वही है। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसका कस्टोडियन कौन होता है, आरबीआई होता है। आरबीआई के पास सभी देशों की नॉर्मली करेंसीज होती हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है तो हम लोग एज अ इंडिविजुअल हम लोग जो है क्या नॉर्मल बैंक में जाके एक्सचेंज करा लेते हैं, और एक्सचेंजर के पास जाके तो वो फर्दर आरबीआई से कॉन्टैक्ट उसका लिंक रहता है, वो जो है वहाँ से पैसे लेके फिर आपको जो देता है। नेक्स्ट है क्या, लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट, ये भी एक फंक्शन है। लास्ट रिसोर्ट का मतलब जिस देश का सेंट्रल बैंक डूब जाएगा, जैसे पाकिस्तान डूबने वाला है, कुछ साल पहले जो है श्रीलंका जो है डूब गया था, मतलब श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के पास पैसे नहीं थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है। तो जो भी सेंट्रल बैंक होता है जिस भी कंट्री का, वो उसका लास्ट रिजॉर्ट होता है, ठीक है, अंतिम, मतलब एकदम अगर वो डूब गया तो सब डूब गया, ठीक है जी। तो अगर वो डूब गया तो कंट्री कोलैप्स हो जाती है, तो इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। फिर क्या, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई पिछले चैप्टर में पढ़ा था, M1 M2 M3 M4। और मनी जो क्रिएशन हो रहा है, मनी क्रिएट भी सेंट्रल बैंक करती है, तो उसको क्रिएट को कंट्रोल कौन करेगी, आरबीआई ही करती है कि कितना ज़्यादा कितना कम, LRR, ये लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो, स्टेटरी लीगल रिजर्व रेशो, और यू कैन से कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, ये सब जो है रेट का कंट्रोल आरबीआई के पास होता है। वो टाइम टू टाइम इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। जैसे अभी कोरोना के समय में बहुत जो है मार्केट में दिक्कत आने लगी थी, तो ये सारे रेट घटा दिए थे आरबीआई ने। और फिर जैसे जैसे कोरोना बढ़ता चला गया, मतलब ख़त्म होता चला गया, तो धीरे धीरे आरबीआई ने लगातार कंटिन्यूसली जो है 6-7 बार जो है उन्होंने ये सारे रेट्स बढ़ाए हैं अभी, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। इसके अलावा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच डिफरेंस क्या है, तो ये लो पढ़ लो फटाफट। मीनिंग क्या है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, अपेक्स बॉडी होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट होता है जो कि अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक होता है।
कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के पास होता है, लेकिन इसके पास नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सेंट्रल बैंक का सोशल वेलफेयर होता है, लेकिन इसका प्रॉफिट मोटिव होता है। कमर्शियल बैंक तो भाई प्रॉफिट मोटिव काम करती है ना, इंटरेस्ट पे। फंक्शंस क्या होता है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है। कमर्शियल बैंक्स क्या है, आर बैंकर्स ऑफ कॉमन पब्लिक। कॉमन पब्लिक का बैंक कौन, कमर्शियल बैंक। आरबीआई के साथ इंडिविजुअल पर्सन डील नहीं करते, या आरबीआई डील नहीं करती। इंडिविजुअल पर्सन कमर्शियल बैंक के साथ खाता वगैरह ओपन कराती है और लोन वगैरह लेती। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन होगा, सेंट्रल बैंक होगा, कमर्शियल बैंक नहीं होता है। करेंसी इशू कौन करेगा, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक इशू नहीं करता है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंस। फिर है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लो फटाफट अब बस, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई ऑल्सो नोन एज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बोलूँ या आरबीआई बोलूँ एक ही बात होती है। एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अलग है, वो भी कमर्शियल बैंक, लेकिन सिर्फ सेंट्रल बैंक बोलूँ और आरबीआई बोलूँ तो एक ही बात होता है। सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई, दोनों का मतलब एक ही। अब ये क्या करती है, ये मॉनेटरी मेजरमेंट है। देखो जरा ध्यान से, तो मॉनेटरी मेजर में क्या होता है, देखो आरबीआई जो है ना, आरबीआई है मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कंट्रोल करती है, तो इसके दो तरीके हैं, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड है। तो आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी में दो है, क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में रेट्स वगैरह आ जाते हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये मेन तीन थी, ये मेन तीन। क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब सुनना जरा ध्यान से, सबसे पहले ये याद रख लेना, इसमें आपको मेनली क्या करना है, एक तो होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा, ध्यान रख लेना। आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर याद रख लेना इंक्रीज, डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर डिक्रीज। बस खत्म हो गया टॉपिक, ये रटने वाली बात है, ये रट लिया बस समझ में आ गया। देखो जब भी इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई ये सारे रेट्स वगैरह इंक्रीज कर देगा, आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज। जब भी मार्केट में डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि अभी सिचुएशन में हो रखा है। डिफ्लेशन का मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो ज़्यादा इन्फ्लेशन, ज़्यादा डिफ्लेशन दोनों हानिकारक होता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकॉनमी के लिए। एक नॉर्मल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा महंगाई ना ज़्यादा सस्ता चीज़, ठीक है जी। तो इन्फ्लेशन होएगा तो आरबीआई सारे रेट्स बढ़ा देती है, डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई सारे रेट्स घटा देती है। तो सुनो, तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या होता है, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट का मतलब क्या होता है, वो रेट, ये मीनिंग भी याद रखना, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे लोन जो है कमर्शियल बैंक को दिया जाता है। कौन देगा, आरबीआई। आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को, सर आरबीआई भी कमर्शियल बैंक को, भाई इंडिविजुअल को कमर्शियल बैंक लोन देता है, लेकिन कमर्शियल बैंक को लोन कौन देता है, आरबीआई। मैंने कहा था ना, आरबीआई के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करोगे, कमर्शियल बैंक फॉलो करती है, क्योंकि मुसीबत के वक्त कमर्शियल बैंक को आरबीआई हेल्प करती है। तो कमर्शियल बैंक किससे लोन ले जाएगा, सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई से लोन लेगा और फिर वो पब्लिक से क्या करेगा, डील करेगा या प्रॉफिट वगैरह कमाएगा लोन देके। तो जब भी आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को, जिस रेट पे देती है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट, 4%, 5%, जिस भी रेट पे दे। तो बैंक रेट सिंपली मीन्स द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक। सो सिंपल, खत्म कहानी। फिर उसके बाद है क्या, अब इन्फ्लेशन होएगा तो आई फॉर इंक्रीज करेंगे बैंक रेट, डिफ्लेशन होएगा तो डिक्रीज करेंगे, ये आपको ध्यान रख लेना। इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई ये रेट को बढ़ा देती है ताकि क्या हो जाए, लोगों को एक्सपेंसिव लगना स्टार्ट हो जाए लोन, तो कर्ज कम लेंगे तो अपने आप इन्फ्लेशन ठीक हो जाता है। मैं साथ में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन यहीं पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो अभी आपको बता दिया सर कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है। देखो, तो कैश रिजर्व रेशो, आरबीआई के पास इनिशियल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व में रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशो। और कमर्शियल बैंक खुद अपने पास में कुछ इनिशियल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा अपने पास में रखना पड़ता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी का मतलब है इन लिक्विड फॉर्मेट, कैश में या कुछ आप कह सकते हो कैश के अंदर, सोने चांदी, इन सब के अंदर, ताकि उसको आसानी से जो है ना पब्लिक को जब भी पैसा लेने आए तो उसको दे सकते हैं। तो लिक्विड फॉर्मेट में रखना पड़ता है। तो इस कैश रिजर्व रेशो इज बेसिकली व्हाट, दी मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड्स, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक मेंटेन विद द आरबीआई। ओहो, मेंटेन विद द आरबीआई, यानी आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट्स का जो हिस्सा रखना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, वो मिनिमम परसेंटेज जो कि नेट टाइम डिपॉजिट्स या इनिशियल डिपॉजिट्स का होता है, विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ इन लिक्विड फॉर्मेट। लिक्विड फॉर्मेट में तभी लिक्विडिटी रेशो हम लोग बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं, फुल फॉर्म ये होता है।
इसके अलावा है क्या, कैश रिजर्व पहले बता दिया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिवर्स रेपो रेट, देखो जो बैंक रेट होता है ना, रेपो रेट भी वैसा ही होता है, ध्यान दो। लेकिन रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म, रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म, बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो जब सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देती है तो उसे बोलते हैं रेपो रेट, लेकिन जब सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है कमर्शियल बैंक को तो उसे बैंक रेट बोलते हैं। और रिवर्स इसका उल्टा होता है, जब कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो आरबीआई के पास जमा कर देगी तो उस पर उसको ब्याज मिलेगा कमर्शियल बैंक को, या सिंपली यू कैन से कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो कर लेती है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, तो जिस रेट पे बोरो करेगी आरबीआई उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, रेपो का उल्टा रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पे हो, ठीक है जी। यहाँ पे इसको रिवर्स रेपो रेट को रिवर्स परचेज रेट भी कहते हैं। इसके बाद बैंक रेट ऑलरेडी ऊपर बता दिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट का मतलब होता है जब मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई जो है पब्लिक के साथ क्या करती है, सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज करती है, जिसको आप लोग बोलते हो ना बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह इशू करती है। आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई पब्लिक से कहती है, पब्लिक देखो भाई हमने ना एक बॉन्ड निकाला है, जस्ट लाइक डिवेंचर्स की तरह, बॉन्ड को डिवेंचर कहते हैं, आपको अकाउंट्स में पढ़ना था। तो ये देखो ये है 10,000 रुपये का बॉन्ड है, एक काम करिए बॉन्ड खरीद ले भाई पब्लिक, आप लोग खरीद लो। कितने रुपए में, 10,000 का बॉन्ड मैं आपको दे रहा हूँ, कितने में दे रही हूँ, 200 रुपये में। तो पब्लिक खुश हो जाती है, 10,000 का चीज़ 200 रुपये में, तो मेरे को फ़ायदा क्या हुआ। तो आरबीआई ने कहा देख भाई, आरबीआई के पास क्या फ़ायदा, देख उसने कहा कि 200 रुपये अभी दे दो मेरे को और ये 10,000 वाला बॉन्ड ले जाओ, अब 20 साल बाद आना और अपने ये बॉन्ड लेके वापस ले जाना 10,000 रुपये। तो 20 साल के उसका पैसा हमने ब्लॉक कर लिया 200 रुपये पब्लिक से। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इन दी ओपन मार्केट। अब इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है तो आरबीआई क्या करता है, लोगों को क्या कर देती है, सेल कर देती है सिक्योरिटीज़। सेल करने से उससे पैसे खींच लेती है आरबीआई, जिससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन ठीक हो जाता है। और डिफ्लेशन में आरबीआई क्या कर देती है, परचेज करने लगती है सिक्योरिटीज़, ताकि पैसे उसको बांट देती है। डिफ्लेशन का मतलब लोगों के पास पैसे नहीं होता तो इसलिए वो डिमांड वगैरह कम होती है, प्राइजेस कम हो रखे होते हैं तो पैसे और ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करने का तरीका बाय क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव में 3 था, SLR, CRR, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंक रेट, SLR, CRR और ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये है क्वालिटेटिव अप्रोच। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी एक नॉर्मल पर्सन कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाता है, एक नॉर्मल पर्सन इंडिविजुअल लोन लेने जाता है कमर्शियल बैंक से, तो आरबीआई ने बोल रखा है देख भाई जो भी आप लोन दोगे ना तो उसके बदले में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेती है कमर्शियल बैंक। आप लोन लेने जाओगे, मान लो घर का लोन, तो होम का कागज़ वो रखवा लेती है। अब मान लो आपने क्या किया, आपने क्या करना है, आरबीआई के पास जाते हो और आप कहते हो साहब मेरे को होम लोन दे दो, घर बनाना है या मेरे को फ्लैट खरीदना है। तो आरबीआई कहती है, कॉमर्शियल बैंक, ये पीएनबी है, कॉमर्शियल बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, तो पीएनबी कहती है कि कितने रुपए का लोन लेना है। तो हमने कहा देखो साहब 50 लाख का फ्लैट है, मेरे को फ्लैट 3 BHK 50 लाख रुपए वाला लेना है, आप मेरे को 50 लाख लोन दे दो। तो कमर्शियल बैंक कहती है काम कर, तेरी फ्लैट का कीमत तेरा है 50 लाख, तो हम तेरे को 50 लाख लोन नहीं देंगे, हम इसमें से कुछ मार्जिन जो है ना रिक्वायरमेंट, जो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये है कि हम जितने का भी प्रॉपर्टी होता है ना उसका 20% जो है हम लोग कम लोन दे पाते हैं। तो प्रॉपर्टी का पेपर मेरे को दे जा और 50 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख, तो हम तेरे को सिर्फ और सिर्फ 80% लोन देंगे, मतलब 40 लाख ही लोन देंगे, ताकि फ्यूचर में अगर तू पैसे ना चुका पाए तो हम आसानी से उसको सेल करके, क्योंकि भाई तेरे हिसाब से 20-50 लाख का फ्लैट है, लेकिन अगर फ्यूचर में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल 5 साल बाद अगर तू नहीं पे कर पाएगा तो मार्केट में भाई फ्लैट की कीमत हो सकती है घट बढ़ जाए, तो आसानी से हम उसको सेल करके क्या कर लेंगे, अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होती है, अब सुनो। तो जब इन्फ्लेशन होता है ना, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो 50 लाख के फ्लैट के बदले से मिलेगा 40 लाख। अब इन्फ्लेशन हो रखा होगा तो आरबीआई सेंट्रल बैंक चाहती है कि लोग के पैसे सप्लाई जो है कम हो जाए, लोग के पास पैसे कम हो ताकि इन्फ्लेशन ठीक हो। तो उस केस में ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को आरबीआई बढ़ा देती है इन्फ्लेशन में, और जब डिफ्लेशन होता है तो डिक्रीज़ कर देती है। जब बढ़ाएगी 30% कर देगी तो अब 40 लाख की जगह 35 लाख ही लोन मिल पाएगा लोगों को, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में, डिफ्लेशन में उल्टा हो जाता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है कि
वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो भी होता है ना, उसका कुछ परसेंटेज जो है वो एज अ सिक्योरिटी तौर पे रिस्ट्रिक्ट करके ही लोन देता है। दैट्स कॉल्ड मार्जिन ऑफ रिक्वायरमेंट। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आरबीआई ने बोल रखा होता है कमर्शियल बैंक को कि देखो भाई, तेरे पास जो भी पर्सन लोन लेने आएगा ना, हर किसी को, हर अरे गहरे को लोन मत देना। एक सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है, अगर मान लो इकोनॉमी में सपोज अभी के डेट में गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि जो मैन्युफैक्चरर वाले लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत लोग जितना ज़्यादा हो सके क्या करें, मैन्युफैक्चर सेक्टर्स खोलें ताकि लोगों को काम मिले, फैक्ट्री वगैरह। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कमर्शियल बैंकों के भाई जो मैन्युफैक्चर लोग हैं उनको जो है लोन देने आएगा तो फटाफट लोन दे देना उनको, लेकिन जो सर्विस सेक्टर्स वाले हैं उनको लोन मत देना, अभी रिस्ट्रिक्ट कर देना, कुछ ही लोगों को देना, इस टाइप से। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एक सिलेक्टिव एरिया को, सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज़ को जब प्रमोट करती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो लास्ट है क्या, मोरल सुएशन। मोरल सुएशंस का मतलब क्या होता है, मोरल सुएशंस का मतलब क्या होता है, आरबीआई ने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू कर रखे होते हैं। तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है ना, इन्फ्लेशन में आरबीआई ने क्या कर रखा होता है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रखा होता है ये पॉलिसीज़ लोन देने का, कि भाई लोन जो है कम से कम लोगों को देना और सारे पेपर सब चेक चाक करके देना अच्छे से। और डिफ्लेशन में क्या है, थोड़ा सा ढील दे देती है, छूट दे देती है कि भाई सबको लोन देते रहो, 2-4 पेपर नहीं भी हैं, उसकी क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ कम है या क्रेडिट रेटिंग भी कम है तो भी दे देना, इस टाइप से। तो मोरल सुएशन ये होता है। तो मोरल सुएशन, क्रेडिट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सिलेक्टिव लोगों के लिए, सिलेक्टिव सेक्टर्स के लिए, और मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब जो लोन लेने जाते हो तो जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है उसका कुछ हिस्सा जो है कम करके ही लोन देना। तो ये था आपका क्या, मॉनेटरी पॉलिसी पे आरबीआई। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर पूरा का पूरा बैंकिंग वाला चैप्टर्स मैंने रिवाइज करा दिया सीयूटी पर्पज़ के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सेम नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और भी कोई कमेंट होगा, कोई भी सुझाव होगा आपका, कोई भी सजेशंस होगा, कोई भी क्वेश्चंस होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना ज़रूर। मैं आपके लिए पूरा का पूरा सीयूटी का सिलेबस जो है अपलोड कर चुका हूँ, और 1-2 जो बचे हुए हैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप सारा अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का आप आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी फीस नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग आर फ्री। तो ऑल द बेस्ट जो लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी का, आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे करो। कोई भी डाउट्स होगा, व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर आप जो है पर्सनल क्वेरीज वगैरह आप भेज सकते हो मेरे को, और अच्छे से मेहनत करो, आपका जो है बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में सिलेक्शन होएगा, एडमिशन होएगा।